महाजिर जा जरा है वक्त बड़ा सर पे आया जिए महाजिर जिए महाजिर जिए महाजिर जिए महाजिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ पे अंजुम आरिफ MQM न्यूयॉर्क COC मेंबर MQM USA। मैं अपना तारुफ कराती चलूँ अपने साथियों के साथ। मेरे बराबर में राइट साइड पे उसामा हसन भाई जो COC मेंबर MQM USA, और उनके बराबर में तौकीर हसन भाई जो कमेटी मेंबर हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पे अदनान नबी भाई कमेटी मेंबर हैं MQM न्यूयॉर्क के, और उनके बराबर में रईस खान भाई जो कि कमेटी मेंबर हैं MQM न्यूयॉर्क के। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मोहतरम कायदे मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, राब्ता कमेटी के अरकान और सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं बात करूंगी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, जो डिस्क्रिमिनेशन से शुरू होकर महाजिर नेशन की जिनोसाइड तक पहुंचती है। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, इलीगल रेड्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई है तो मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे कायद अल्ताफ हुसैन भाई को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसी की वजह से उनको अपनी कौम से बात करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए ऑडियो मैसेजेस की रिकॉर्डिंग करानी पड़ती है, वीडियो मैसेजेस भेजना पड़ते हैं। और इसीलिए ये जो हम सब यहाँ पे वीडियो ब्रीफिंग्स कर रहे हैं, जिसका सारी दुनिया में अमेरिका के सारे चैप्टर्स में वीडियो ब्रीफिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, और जिसी की एक कड़ी जो है आज हम लोग यहाँ बैठे हुए न्यूयॉर्क में बात कर रहे हैं। ये वीडियो ब्रीफिंग्स इस ही की कड़ी है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये भी वायलेशन की एक कड़ी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी कि 1992 में ये एक एग्जाम्पल है डिस्क्रिमिनेशन की, कि MQM के मेंबरान्स पर, जिसमें डॉक्टर इमरान फारूक शहीद भी शामिल थे, हेड मनी लगाई गई। उस हेड मनी को जो हेड मनी थी जो गवर्नमेंट ने लगाई MQM के लोगों पर, MQM के मेंबर्स पर, लेकिन कोर्ट ने उसको गवर्नमेंट के ऊपर जुर्माना लगाया, पेनल्टी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि दे आर चार्ज बिफोर प्रूवन गिल्टी। वर्ल्ड का रूल है, गोल्डन रूल है जो जस्टिस गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस सिस्टम का, उसमें ये है यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। बट हमारे साथ जो मैं कह रही हूं कि हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसमें हमें प्रूव करने से पहले ही, ये एक मिसाल है सिर्फ और जो 1992 की है, लेकिन अब मैं आपको लेके आती हूँ नए हाल में कि हमारे साथ क्या हो रहा है, रियासत हमारे साथ क्या जबर और तशद्दुद कर रही है, और उसकी कंटिन्यूस पॉलिसी है, उसकी जबर और तशद्दुद की जो पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूटी चल रही है जो आज तक कायम है। कराची ऑपरेशन 2013 के हवाले से सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने मिसिंग पर्सन्स, मावराए अदालत कत्ल, बेगुनाह अफराद जो के जेलों में, और कितनी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, उसके बारे में रिपोर्ट तलब की। रेंजर्स ने 2016 अगस्त 2016 में जो रिपोर्ट जमा करवाई सेनेट के सामने, मैं उस रिपोर्ट की ये कॉपी यहाँ पे पेश करना चाहूंगी कि जो उन्होंने ये डिक्लेयर फेक सेनेट, ये उन्होंने वायलेशन इन द कराची डिक्लेरेशन फेक बाय सेनेट बॉडी, ये एक इसकी एक पेश की गई। रेंजर्स ने 2016 में जो रिपोर्ट जमा कराई सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, और जब उसकी सेनेट की कमेटी ने जब उसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि वो रिपोर्ट फेक है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से या जिस इदारे के नाम से उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड में वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
تو ہمارے ساتھ، اور یہ رپورٹ بھی ڈان میں آئی ہے جو کہ 16 اگست کی ہے، اور ایک رپورٹ جو ہے یہ 1 ستمبر کی ہے، کہ یہ جو ہے یہ فیک تھی اور یہ آرگنائزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی. سینٹ کی کمیٹی نے ان سے مانگا تھا کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں بتائیں، ماروائے عدالت قتل کے بارے میں بتائیں، مہاجروں کے بے گناہ افراد کے بارے میں بتائیں، کراچی آپریشن. لیکن انہوں نے یہ فیک رپورٹ پیش کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپریشن تھا، جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، جبکہ وہ اس کو پیش ہی نہ کر سکے. رینجرز نے اس رپورٹ کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا. اب میں بات کرتی ہوں، میں نے اپنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں کہ میں آپ کو یہ جو مسنگ پرسنز، وائلیشن، ڈسکرمنیشنز کے اوپر ہی بات کروں گی میں اپنی تمام، کہ آخر الطاف حسین کا قصور کیا ہے. قائد تحریک الطاف حسین وہ واحد لیڈر ہیں جن کا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے، اسی لیے یہی ان کا سب سے بڑا قصور بھی ہے. کراچی میں مہاجروں کے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی بڑی غلطی یہ کر دی کہ 1990 میں پنجاب لاہور کے خطاب میں انہوں نے متوسط غریب طبقے سے کہا کہ اپنے اندر سے قیادت نکالو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ ان کا کہنا جو تھا، ان کی یہ ڈائریکشن جو تھی، یہ سمجھ آ گئی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور اس سے کتنا بڑا ان لوگوں کا نقصان ہو جاتا، یا وہ لوگ سب جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اس گناہ کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور اس طرح وڈیروں، جاگیرداروں کی جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہو جاتی. قائد تحریک الطاف حسین الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کرتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات ذرا بھی پسند نہیں. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جن سیاسی پارٹیوں کو بناتی ہے یا ان کے انڈر وہ چل رہی ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی کو ہی لے لیجئے، پی ٹی آئی میں ہر الیکٹیبلز کو ویلکم کیا جاتا ہے، جاگیردار اس میں فورم ویلکم ہو جاتے ہیں، وڈیرے ہو جاتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ان کی. لیکن وہاں صرف سیاست کس پہ کی جاتی ہے؟ الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہیں. لیکن الطاف حسین نہ ایسا کرتے ہیں اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں. پی ٹی آئی، پی ایس پی، پی آئی بی، یہ سب لوگ نظر آ گئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹولے ہیں. اور فیصل واڈیا کا وہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ ہوا کراچی میں پی ایس پی اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور اس میں پی ٹی آئی کا فیصل واڈیا کی موجودگی، اس نے ثابت کیا کہ یہ تمام لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چل رہے ہیں. گو کہ یہ سب کو معلوم ہی تھا، لیکن اب یہ تمام چیزیں کھل کے بالکل کرسٹل کلیئر ہو کے سب کے سامنے آ گئی ہیں. میں یہاں پہ ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گی کہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کی ہے، جو کہ ایک نامور زیرک سیاستداں ہیں اور بڑی بہادری سے بات کرتے ہیں اور ہمیشہ حق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ پہلے اس کو دیکھیے، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. روپیہ لا سکتے ہیں الطاف حسین صاحب کے وہ بیانات جو بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، اور میرے خیال سے کوئی بھی شخص جس کو 1% بھی اپنے ملک سے محبت ہو وہ اس طرح کا بیان اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں دے گا. بھارت اور را کو دعوت نہیں دے گا. پھر آپ کہتے ہیں ریڈ کارپٹ بچھانا چاہیے. مجھے بتائیے، را کو، بھارت کو، جو غصے میں تھے، جتنے لوگ تھے، جاری پارٹیاں، پیپلز گارڈ، ان کی ٹریننگ وہاں پہ ہوئی انڈیا میں، سب کو معلوم ہے. تو وہ پارٹی ہماری سب سے بڑی محب وطن پارٹی ہے کوئی، وہی پاکستان ہے، وہی وفاق کی زنجیر ہے. کیوں لے آئے ان کو؟ پھر جو اے این پی ہے، ان کے سارے لوگوں نے کابل میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر تخریب کاری کی، ٹریننگ لی رشیا سے. ان کے آج وہ سب سے پہلے پاکستان کو بچانے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، جنگ میں آگے ہیں. جی وہ مر گئے ہیں ان لوگوں نے، جو قربانیاں انہوں نے دے دی ہیں اس قسم کے حالات کے اندر، وہ مجھ سے 100 گنا بڑھ کے محب وطن ہے. تو یہ ایک ہم نے
فضا ایسی کریٹ کی ہے. سر لیکن یہ تو ابھی یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ماضی کے حوالے ہیں. اب 2015 ہے اور اس موقع پر جب ہم خود بے تحاشا مسائل سے گزر رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اس موقع پر را کو کہنا کہ آپ ہماری مدد کرو. آپ اگر کل اور آج کے ٹی وی اٹھا کے دیکھیں, وہ عمران خان, الطاف حسین تقریر کر رہے پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ تو آپ اندازہ کریں ان کی. ہم جب اپنے بچوں کو یوں سمجھے اپنے بچوں کو مارتے ہیں, وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ غیروں کے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں. میں نے سارے آپ کو گن کے دکھائے ہیں. اگر مسلم لیگ کی لیڈرشپ بھی کہیں نا, جدہ میں بھی گئی, لندن میں بھی بیٹھے رہے. کیوں بیٹھے رہے؟ جی کیونکہ بچوں کو باہر کے نکال دیا گیا. وہ رویہ ہم بدلیں گے تو وہ سارے بدل جائیں گے. وہ وطن کے بیٹے ہیں, وطن کے بیٹے. یہ نہیں ہے کہ وہ وطن کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اس گھر کے مالک ہیں. آج نہیں کل مالک ہوں گے. ان کو دھکے دے کے مت نکالو. آپ لوگوں نے ابھی سنا کہ کس طریقے سے جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ یہ وطن کے بیٹے ہیں, انہیں نہیں نکالو. یہ کس طریقے سے آج بھی الطاف حسین جو ہے پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. ہاں, وہ پاکستان مرد آباد کہتے ہیں, لیکن وہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ان کرپٹ جنرلز کو کہتے ہیں, وہ کرپٹ ججز کو کہتے ہیں, وہ کرپٹ تمام ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں, جو کرپٹ ہیں. جو اچھے ہیں, جو کرپٹ نہیں ہیں, وہ ان کو زندہ باد کہتے ہیں. تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو ہیں وہ پاکستان بچانے کی بات آج بھی کر رہے ہیں. وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے, اس سے پاکستان کو بچا لو. اتنا ظلم, جبر, ہزاروں شہداء کی قربانیاں, بھائی اور بھتیجے کی شہادت, الطاف حسین کی اپنی 26 سالہ جلاوطنی کی زندگی پر وہ آج بھی اور تمام لوگوں سے کہیں زیادہ محب وطن پاکستانی ہیں. اور وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی یہ ہو سکتا ہے ایسا کر لو, آج بھی یہ ہو سکتا ہے کچھ سوچ لو. لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہوئی ہے. میں اس کے ساتھ ہی اب اپنی بات کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روک کے اور اپنے ساتھی اسامہ حسن بھائی کی طرف جاتی ہوں اور ان کو مائک دیتی ہوں کہ اب وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم تمام تحریکی ساتھیوں اور قائد محترم الطاف بھائی, السلام علیکم. میں آج بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے حوالے سے, اور میں اپنی بات سے پہلے آپ کے سامنے چند عمران خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چلنے والی ویڈیو کلپنگ دکھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا. صاحب, کچھ سالوں پہلے آپ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورسی آئی تھی. یہ کہا گیا تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, آپ نے کہا آپ شاید واپس نہیں آئیں گے, کچھ لوگ ہیں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہیں. کیا وہ بات تھی اور کون سے لوگ؟ اچھا, میرے پاس ایک گروپ آتا تھا, بے نظیر کا دور تھا, بے نظیر کو ہٹانا چاہتا تھا, لیکن میرے کندھے پہ بندوق چلا کے ہٹانا تھا. میں ان کو انکار کرتا. کون کون سے؟ حمید گل, عمران خان, کون کون سے؟ حمید گل, عمران خان, کون کون سے؟ حمید گل, عمران خان, مجھے کہا آخر میرے پتا بھی آپ کو سپورٹ کرے تو باہر دیکھ یہی کام تھا. ان سے آئیں گے تو بدلے گے کیسے, تو معاشرہ کیسے بدلے گا, پھر کون آئے گا؟ پالیٹکس میں آنا ان لوگوں کو چاہیے جن کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, بالکل, یعنی کہ جو
नशा पॉलिटिक्स में आता है, वो तो लोगों का खून चूसने का पैसा बनाएगा। पॉलिटिक्स में तो उसको आना चाहिए जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको पैसे बनाए, जो अल्लाह मिला हो जिसको पर जिसको ये हो कि मुझे क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दे दिया, मैं अपने माशरे की कुछ सफर करूँ, उसको तो आना चाहिए। वो तो गलत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो लोटा नहीं बनेगा, वो अपना जमीन नहीं बेचेगा एक छोटी सी वजारत के लिए। उन लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। आज अगर पाकिस्तान की बर्बादी है तो इसलिए है कि जिन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए वो अपने घरों में बैठे हुए राशियां कर रहे हैं, और जिनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए वो बड़े बड़े वजारतें लेके बैठे हुए मुल्क का खून चूस रहे हैं। अच्छा, अब एक मैं छोटे टॉपिक की तरफ आती हूँ। कुछ लोगों का ख्याल था, मेरे पिता भी आपको बहुत सपोर्ट करे तो भाई कि यही काम का ये से आएगी नहीं तो बदलेंगे कैसे, तो माशरा कैसे बदलेगा, कौन आएगा? इमरान खान आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वही इमरान खान है जो दहशतगर्द तालिबान को पिशावर में दफ्तर खोलने की दावत देते हैं। इन्हीं तालिबान ने पिशावर में 18 स्कूल के 150 से ज्यादा मासूम बच्चों को शहीद किया और इनकी आड़ में अपने धरने को खत्म करने का जवाब बनाया, और इसके एवज केपीकी के आईजी पुलिस और ग्रीसेंट कमांडर का आउट ऑफ टर्न तरक्की दी इस साजिश की तकमील में। ये वही इमरान खान है जो आज कराची के अवाम के हुकूक की बात करते हैं, मगर महाजिर अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। महाजिर जानता है कि कल तक इन्हीं महाजिरों को जिंदा लाशें कहकर इमरान खान पुकारते रहे हैं। ये वही इमरान खान है जिनके हवाले से अब्दुल सत्तार ईदी का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसमें ईदी साहब ने कहा था कि जनरल हमीद गुल और इमरान खान मेरे पास आए थे और मुझे पीटीआई ज्वाइन करने का हुक्म दिया था, और ज्वाइन ना करने की सूरत में मुझे कत्ल करके इसका इल्जाम एमक्यू पर लगाने की धमकी दी थी। ईदी साहब का इस हवाले से इंटरव्यू अखबारात में मौजूद है और सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। इमरान खान का सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यू भी मौजूद है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में गरीबों को सियासत करने का हक नहीं है और ये हक सिर्फ अमीरों को है। इमरान खान का ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया में मौजूद है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने बेगुनाह बंगालियों का कत्लेआम किया और बकिया पाकिस्तान में बिलोचों और पख्तूनों का कत्लेआम कर रही है। यहाँ गौर तलब बात यह है कि इमरान खान ने यह नहीं कहा कि कराची और सिंध में बेगुनाह महाजरों का फौज कत्लेआम कर रही है। इससे हर महाजर बेखूबी अंदाजा लगा सकता है कि महाजरों के हवाले से इनकी कितनी हमदर्दी है। ये वही इमरान खान है जो अपने पीटीआई के कारकुनों को अपने धरने के दौरान पीटीवी पे हमला करने और कौमी असेंबली पे कब्जा करने पे मुबारकबाद देते हैं, और इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया में मौजूद है। सोचने की बात यह है कि जो शख्स अपनी नाजायज बेटी टैरन को इंसाफ न दे सका वो कौम को क्या इंसाफ देगा। हमारा मुतालबा यह है कि टैरन को पाकिस्तान ला के इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि आइन की 62 और 63 के तकाजे पूरे हो सके। हम लेकर रहेंगे आज़ादी, जिए महाजिर, जिए अल्ताफ। थैंक यू। अब मैं माइक को जो है अदनान भाई की तरफ देती हूँ जो कि हमारे एमक्यूएसए के कमेटी मेंबर हैं न्यूयॉर्क के। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तहरीकी साथियों, कायदे मोहतरम बाबाए कौम महाजिर अल्ताफ हुसैन भाई को न्यूयॉर्क चैप्टर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। लगी है आग मेरे शहर में, ये वतन साकित क्यों है। लगी है आग मेरे शहर में, ये वतन साकित क्यों है। मेरे बच्चों के अक़ताल पर, मेरे बच्चों के अक़ताल पर ये फौज हाकिम क्यों है। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस माजी में होने वाली तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंस और मैनुअल कॉन्फ्रेंसों का तसलसल है जिसका बुनियादी मकसद वो जुल्म, वो जबर, वो फौजी बर्बरियत जो गुज़िश्ता 27 सालों से सिंध के शहरों खुसूसन महाजिर आबादियों पर जारी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मकसूद है। माजी में भी ये आवाज़ें उठती रही हैं,
آج بھی اٹھ رہی ہے اور انشاءاللہ کل بھی اٹھے گی جب تک یہ ظلم، یہ جبر، یہ ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ آخر یہ ظلم و جبر و بربریت کیوں ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اس کے پس منظر کو اور اس کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو آپریشن ابھی 2013 میں شروع ہوا ہے، یہ 2013 میں نہیں بلکہ جون 1992 میں شروع کیا گیا تھا، جو آج تک جاری ہے کسی نہ کسی اپنی شکل اور حیت کی صورت میں، جس کا بنیادی مقصد مہاجر شناخت اور اس سے وابستہ تنظیم متحدہ قومی موومنٹ کو ختم کرنا ہے۔ 27 سال سے یہ جاری و ساری ہے۔ کیا یہ مہاجر شناخت اور متحدہ قومی موومنٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جون 1992 میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف آصف نواز جنجوعہ اپنی اسی خواہش اور تمنا کے ساتھ اس دنیا سے نابود ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلے تسلسل میں نصر اللہ بابر صاحب، جو نہتے مہاجروں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں نے لفظ الطاف اور MKM ختم کر دی، کبھی ہمارے ارباب اقتدار نے یا ہمارے میڈیا نے یا کسی اور سیاسی جماعتوں نے کبھی یہ آواز اٹھائی کہ یہ جھنڈا جو تم ان نہتے مہاجروں پر گاڑ رہے ہو، یہ جھنڈا کبھی کشمیر پہ بھی جا کر گاڑیں، دکھائیں کہ ہماری یہ طاقت وہاں نہیں دکھائی جاتی، اس لیے کہ وہاں سے گولی آتی ہے، وہاں سے راکٹ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہتے مہاجر ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے۔ مہاجر شناخت تو ختم نہیں کر سکے، لیکن ان تمام واقعات اور آپریشن کی اصل وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس میں فوج کو ایک کامیابی ہے، ایک کامیابی فوج کو ملی، اسٹیبلشمنٹ کو ملی، جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہ کامیابی ہے کرپشن۔ پاکستان بننے سے جو جرنیلز ارب پتی ہوئے، دنیا کو پتا ہے کیانی کی کہ سیٹ چھوڑنے کے بعد ان کے کتنے اثاثے ہیں۔ موجودہ ابھی جبری جنہیں رخصت پہ بھیجا رضوان اختر صاحب، جن کی 33 ارب کی کرپشن ہر زبان پہ عام ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی احتساب نہیں۔ اسی طرح ایک ہوا کرتے تھے نیوی کے ایڈمرل منصور الحق صاحب، جو آبدازوں کی کمیشن کے میں اربوں روپے کما کے بیٹھے، کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوا، کسی کو کوئی پکڑ نہیں۔ یہ ان کی کامیابی ہے کہ پاکستان بننے سے یہ ارب پتی ہو گئے، لیکن جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ان کو غائب کیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، ماؤں سے لال چھینے جاتے ہیں، عورتوں کو بیوہ کیا جاتا ہے۔ 27 سال سے ہم یہ بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آ جائیں ان کی ناکامی کی طرف۔ ان کی ناکامی نمبر 1، 65 کی جنگ جس میں پتلون چھوڑ کے بھاگے، سیچن کا واقعہ جس میں جوتے چھوڑ کے بھاگے، کارگل کی جنگ جس میں بندوق چھوڑ کے بھاگے، اور 1971 کا تو دنیا کو ہی پتا ہے کہ 93,000 فوجیوں نے کس طرح ہتھیار ڈال کر شکست فاش کے ہار کو، تمغے کو اپنے گلے کا ہار بنایا۔ اس پر تو ان کو عالمی ایوارڈ ملنا چاہیے کہ جہاں لڑنے کا وقت ہوتا ہے وہاں لڑا نہیں جاتا، وہاں ہتھیار پھینکے جاتے ہیں، اور اپنے مظلوم و نہتے مہاجر ہیں یا بلوچ ہیں یا مظلوم سندھی ہیں، بلوچی ہیں،
ان پہ جو یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتے ہیں. اب جنہوں نے جو پاکستان بنایا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، اس کو تو 1971 میں بنگال کے خلیج بنگال میں جا کے انہوں نے ڈبو دیا. اب جو یہ آپریشن در پہ در کرتے چلے آ رہے ہیں خصوصاً سندھ کے شہروں میں، تو یہ بچا کچا جو پاکستان ہے اس کو ختم کرنے کی پوری تیاری کر بیٹھے ہیں. ہماری آواز ہے کہ اس کو بچایا جائے، پاکستان کو بچایا جائے اور یہ ظلم و جبر کے فوجی آپریشن کو ختم کیا جائے. جو لوگوں کی سیاسی آواز ہے اسے سنا جائے. اب فوج کی ایک ناکامی اور بھی ہے کہ ان تمام واقعات سے جو کرتے چلے آتے ہیں، بین الاقوامی میڈیا میں ایک لفظ رگ استعمال کیا جاتا ہے ROGUE، ان کرپٹ فوجی جرنلز کی وجہ سے. تمام جرنل نہیں ہو سکتا ہے کہ اچھے بچائیں. اب یہ رگ جرنلز کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی سمجھنی چاہیے. طالبان کا قیام، لشکر جھنگوی کا قیام، سپاہ صحابہ کا قیام، یہ مذہبی فینیٹکس جو پیدا کیے جاتے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اپنی کرپشن کرتے ہیں، جو اپنا ظلم کرتے ہیں، جو سیاسی کور اپ دینے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سارے مذہبی فینیٹکس ختم کیے جائیں اور لوگوں کی ووٹوں کی آواز کو سنا جائے. اب آئین و قانون سے تو کوئی بھی بالا تر نہیں، اگر ہیں تو ہمارے فوجی جرنیلز ہیں، ہماری کرپٹ عدلیہ ہے. اس کی قانون سازی کے لیے ابھی جو فرحت اللہ بابر سینٹ کے چیئرمین تھے کمیٹی کے، انہوں نے استعفیٰ دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کرپٹ جرنیلز اور کرپٹ عدلیہ پر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. تو آخر پہلے ہم برطانیہ کی کالونی تھے، ان کے غلام تھے، اب ہم اپنی ہی فوج کے غلام ہیں. تو یہ ملک پاکستان کس کا ہے؟ عوام کا ہے یا فوج کا ہے؟ یعنی پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ فوج کا پاکستان ہے جس کا رونا زمانے سے چلا آ رہا ہے. اب شروع میں نے بات کی تھی مہاجر شناخت کو ختم کرنے کی. تو کیسے ختم کر سکتے ہیں مہاجر شناخت؟ اگر مہاجر شناخت ختم ہوگی تو پاکستان بھی ختم ہوگا. پاکستان ہے تو مہاجر ہے. انہی کی مادری زبان اردو کو اپنانا ان کی مجبوری بنا اور انہی کی مادری زبان کو قومی زبان بنایا گیا تاکہ ایز اے نیشن پاکستان کو آگے لے جایا جا سکے. تو آپ اس کی شناخت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کی عقل میں گھوسے پڑے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ابھی پچھلے ہفتوں میں کمال اور ستار کے معاہدے کی صورت میں ہوئی کہ ان کی جو شادی کرائی جا رہی تھی، اس شناخت کو ختم کیا جائے، ان کی جماعت کو ختم کیا جائے، متحدہ قومی موومنٹ کو. تو وہ جو کمال اور ستار کا معاہدہ تھا، وہ شادی ہونے سے پہلے اس میں طلاق ہو گئی کیونکہ قاضی دونوں میاں بیوی کی رضامندی کے بغیر ناکام شادی کرانے کی کوشش کر رہا تھا. تھوڑی سی ایک بات میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے کہ علی گڑھ اور قصبہ کالونی پہ جو قتل عام کیا گیا تھا، پھر 31 اکتوبر، پکا قلعہ حیدرآباد، بے شمار مہاجروں کے جو قتل عام کیا گیا، اس کے نتیجے میں مہاجروں نے جو اپنی نمائندہ جماعت بنائی اور اس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اپنے آپ کو منظم کیا، تو ان کی اس آواز کو سنا جائے، سمجھایا جائے اور اس ظلم و جبر جو مہاجروں پہ رہا اس کو ختم کیا جائے.
गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधना बंद कर दिया जाए अगर इस मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखना है। हम जब पाकिस्तान आए थे तो इस्लाम के लिए हिजरत की थी, लेकिन हमारे अजदाद जब यहाँ आए तो कोई सिंधी था, कोई पंजाबी था, कोई पठान था, कोई बलोच था। तो हमें भी अपनी शनाख्त को उजागर करना पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल की तकसीम इन्हीं बुनियादों पर है। तो इन्हीं बुनियादों पर हम अपने वसाइल और अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं। हमारे पास ज़मीन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आवाज़ मौजूद है। अहले ज़बां हूँ मगर अहले ज़मीं नहीं, अहले ज़बां हूँ मगर अहले ज़मीं नहीं, इस तक़सीम हुनर का मैं शाहिद नहीं, इस तक़सीम हुनर का मैं शाहिद नहीं, जन्म भूमि थी या मेरी तकदीर, इस तामीर वतन का मैं मेमार नहीं। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और जनाब मोहतरम रईस भाई को। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई और दीगर महाजिर भाई, मैं थोड़ी सी एक दो बातें करना चाहता हूँ, और ये थोड़ी सी वजह मेरे जहन में आती है कि मौजूदा दौर में ये MQM के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। अगर उसके लिए आपको समझना है तो आपको थोड़ी सी तारीख अयूब खां के दौर से देखनी पड़ेगी कि अयूब खां जब आए थे तो उनके साहबजादे गौहर अयूब ने कराची में क्या किया था और हमको किन किन नामों से पुकारा गया था। लफ्ज़ महाजिर हमारा वहीं से हुआ था और वहीं से हमारे साथ का लोग आया। तो हमारा पीटी और जिसकी ज़िंदा मिसाल अगर आप चाहें तो फातिमा जीना के साथ जो शुरू हुआ वो देख लें, लियाकत अली खान के साथ जो शुरू हुआ वो देख लें, और सब कुछ है। अगर और तफसील में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर शाहिद मसूद का इंटरव्यू देख लें, डॉक्टर दानिश का देख लें, उसके अलावा हुसैन हक्कानी का देख लें। बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप तारीख से देखना चाहते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि ये अल्ताफ भाई को या MQM के पीछे क्यों पड़ेंगे। उसकी वजह यही है कि उस दौर से लेके और MQM के बनने तक महाजिर मुत्तहिद नहीं थे, महाजिरों का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उर्दू बोलने वालों की कोई गिनती नहीं थी। इस वजह से इनको अब ये तशवीश हो रही है कि हम तो हर दौर में आके महाजिरों को मारते गए हैं, इनके साथ नाइंसाफियां करते रहे, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, ये खामोशी से दबते रहे जिस तरह बंगाली हमसे दबते रहे। और बाद में जब उनकी आवाज उठी तो आपने वो हाल देख लिया कि मशरक़ी पाकिस्तान अब क्या बन गया। ये भी एक तारीखी वाक़या है कि दुनिया में मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी से अलग हुई, और वो लोग अलग हुए कि जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी और जिन्होंने पाकिस्तान की वोटिंग में मेजॉरिटी अक्सर उनकी थी। ये भी एक तारीख हमारी है। वैसे तो बहुत सारी हमारी तारीखें हैं। 90,000 फौजी जो हथियार डाले गए वो पाकिस्तान इस्लाम की तारीख में उसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। खैर, मसला सारा ये है कि ये अल्ताफ हुसैन भाई और MQM के पीछे क्यों पड़े। उसकी सारी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने उर्दू स्पीकिंग वालों को, महाजनों को एक प्लेटफॉर्म में जमा किया। और मैं आज फिर ये महाजनों से कहता हूँ, इस बात को समझ लें, सोच लें, और उर्दू बोलने वाले खास तौर से कि 70 साल में हमको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मिला है, वो हमारा MQM का प्लेटफॉर्म है, वो अल्ताफ हुसैन भाई का प्लेटफॉर्म है। और हमको चाहिए कि हम हर हालत में उस प्लेटफॉर्म पे जमा रहें और भाई का हाथ मजबूती से पकड़ें। वहीं से हमको हक मिलेगा, वहीं से हमको आगे के वसाइल मिलेंगे, और हमें नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को। क्योंकि 70 साल के अंदर जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स के साथ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी और वहां चल के आए और वहां पे आके आबाद हुए, इनके साथ इंसाफ नहीं मिला, दूसरी फर्स्ट जनरेशन को नहीं मिला, सेकंड को मिला, अब थर्ड जनरेशन है। तो हमें ये चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्ताफ हुसैन भाई के हाथ मजबूत करें, उनको मॉरल सपोर्ट करें, उनको जिस तरह की भी सपोर्ट मिलती जाए उनको याद करें, और सारे उर्दू स्पीकिंग इस बात को अच्छी तरह से अपने अकल में डरा ले कि वो किसी तरह से भी किसी भी के साथ मिक्स नहीं हो सकते और ना वो आपको मिक्स करेंगे। ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे वो आपको किसी मसलहत के तहत अपने साथ शामिल कर लें, मगर जैसे ही उनका मतलब हल होगा, जैसे ही उनके मकासद पूरे हो जाएंगे, वो आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे, जो हमेशा से तारीख में होता आया है। दूसरा ये वजह है कि आपको याद होगा कि अल्ताफ भाई ने
90 में लाहौर में गरीब मुतवसत लोगों से खिताब करते हुए कहा था कि तुम लोग अपनी ही कौम में से, अपनी ही मिडिल क्लास में से कोई क़यादत निकालो, हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। तुम लोग हमको सपोर्ट नहीं करो मगर हम लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मगर इस्टेब्लिशमेंट को और उस वक्त के जागीरदारों को ये बात बड़ी बुरी लगी कि अगर ये लोग सामने खड़े हो गए हमारे, जो कल तक हमारे सामने पैर छूते थे हमारे और हाथ जोड़ते थे, अगर ये हमारे सामने खड़े हो गए तो हम किसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे? हमारी जागीरदारी, हमारी वडीराशाही, हमारे हुक्म कौन सुनेगा? क्योंकि उसकी वजह यह कि इनको ये बात नजर आ रही है कि जब ये उर्दू उस पर बोलने वाले जो मिडिल क्लास है, जो एमकेएम वाले, इनके ऊपर किसी किस्म का दबाव हमारा नहीं चल रहा, तो फिर यही वजह हमारे पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान और पख्तून में शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए खिलाफ है। और इसी वजह से ये पीछे पड़े हुए हैं। ये किसी तरह से भी अल्ताफ हुसैन की शख्सियत को माइनस किया जाए या एमकेएम को खत्म की जाए तो ये उस पर कंट्रोल कर सकें। ये उनकी फहम ख्याली है, ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हम अल्ताफ हुसैन भाई के साथ हैं, हम एमकेएम के प्लेटफॉर्म पे हैं और महाजिरों को और उर्दू बोलने वाले खासतौर को अगर चाहिए कि उनकी कोई शख्सियत, उनकी कोई पहचान, उनकी कोई स्टेटस हो तो वो हर हालत में एमकेएम के प्लेटफॉर्म पे हो और भाई का हाथ पकड़े, भाई को मजबूत से मजबूत ज्यादा वो दे। सेकेंड, ये असल में एस्टेब्लिशमेंट के एक और बहुत बड़ा डर और खौफ है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की 70% जमीन जो सिंध में है और 42% जो जमीन सिंध में है वो हिंदुओं और सिखों की थी। अगर महाजिर कौम, जो कि महाजिर कौमों को वो जमीन मिलनी थी, अगर महाजिर कौम किसी वक्त इसको आलमी अदालत में ले जाए और आलमी अदालत वो फैसला महाजिरों के हक में कर दे तो इनको ये बात बहुत शुरू से चुभ रही है, इसलिए इससे बहुत परेशान है और ये हमारे लिए गड़े पगोंडा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस वक्त वो जमीनें महाजिरों को मिलेंगी, आलमी अदालत से हमको आलमी इंसाफ मिलेगा, तो इंशाअल्लाह वो जमीनें अल्ताफ हुसैन भाई अपने हाथों से ही पाकिस्तान के गरीबों में वो तकसीम की जाएगी ताकि गुर्बत खत्म हो और मिडिल क्लास और गरीब क्लास जो है वो दूसरे पाकिस्तानियों को बराबर खड़े हो। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर कौम को अल्ताफ हुसैन भाई ने शनाख्त दी है। हम उसी तरह से वो कौमियतें हैं जिस तरह पाकिस्तान की दीगर कौमियतें हैं, जिस तरह सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलूची हैं, पश्तून हैं, इसी तरह से उर्दू बोलने वाली भी एक कौम है और वो भी एक कौमियत है। और इसको हम नहीं कहते, पूरा पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है। अगर आप मुलाजमतों के इश्तिहार उठा के देख लें तो उसके अंदर क्लियर लिखा होता है कि अलावा उर्दू बोलने वाले या अलावा शहरी आबादी के। तो इसका मकसद तो ये है कि डॉक्यूमेंट पे आप हमको तस्लीम करते हैं कि उर्दू बोलने वाली महाजिर एक कौमियत है, एक कौम है और इंशाअल्लाह ये कौम इकट्ठा रहेगी और हमेशा पाइंदा रहेगी। ये अपने जहनों से बात निकाल लें। ये मुख्तसर से मेरी बात थी, अगर किसी किस्म की इसमें कोई बात हुई हो तो मैं सॉरी करता हूँ। अब मैं माइक दोबारा अंजुम भाभी के हाथ में लगाता हूँ। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन। अब तौकीर भाई हमारे जो न्यूयॉर्क के कमेटी मेंबर हैं, मैं उनको कहूंगी कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। I want to convey my regard to my immortal leader Altaf Hussain Bhai, all committee members and all volunteers and all sympathizers from MQM. I'm going to address the governor Muhammad Zubair was participating in the Salam Safi program. He mentioned the Punjabi Taliban terrorist army sabotage Mahajir in different groups. That was the Punjabi army conspiracy. And the Punjabi establishment is, and second one, the Amir Mir were on the Tube program. And he mentioned also for same thing, the Rail Sharif was running the PSP under his supervision against the MQM and Mahajir nation in Pakistan. Punjabi terrorist army is eradicating Mahajirs from the Pakistan. They will never successful in their conspiracy. Wake up Sindhi brother, Baloch brothers, Siraiki, Pathan against Punjabi terrorist establishment domination from Pakistan. Punjabi is a beggar, thief, mentally retarded, and the robber people in Pakistan.
Punjabi is captured Pakistan. This Punjabi were born in poverty and destitute condition for many centuries. Punjabi's army establishment established Bangladesh. Bengali were not interested to establish Bangladesh. After that, Punjabi captured all Pakistan, all resources, all revenue. Karachi is generating, they are exaggerating, but Karachi is generating more than 85% revenue. If you like to ask the United Nations, they will provide you the true report. They are hiding everything. They are liars, they are thieves, they are terrorists in the world. And the Punjabi terrorists suppress Sindhi, Baloch, Saraiki, Pathan, Mahajir nation since establishment of Pakistan. I request European community, divine power, United States of America, China, Russia, to eradicate Punjabi Taliban terrorist army domination from the world. Punjabi terrorist army is a malignant cancer in the world, and God bless Mahajir nation. God bless America. Thank you, ladies and gentlemen. कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई वो कायद हैं जिन्होंने फ़लसफ़े हयात दिया, जिन्होंने फ़लसफ़े हयात सिखाया, जिन्होंने फ़लसफ़े सियासत सिखाया, हक और सच पर चलने का सबक दिया, कौम को शनाख्त दी। आज उस शनाख्त की वजह से महाजिर कौम के नुमाइंदे असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बात करने के काबिल हुए, लेकिन अफसोस कि पीआईबी टोला अपने मफाद के लिए, अपनी जरूरत के तहत, जैसा उनको आसान लग रहा है, जिस वक्त उनकी कन्वीनियंस हो रही है, वो अपनी शनाख्त से इनकारी हो गए और जब जरूरत पड़ी वो फिर महाजिर हो गए। फारूक सत्तार ने तो हद ही कर दी कि उन्होंने महाजिर माओं और बहनों को, जो शहदा की माएं बहनें थीं, उनको यहाँ तक कह दिया कि इनको पकड़ कर कूट दिया जाए और फिर जेल में डलवाया जाए। अफसोस का मुकाम है कि ये कैसे महाजिर हैं और ये कैसे महाजिर हो सकते हैं। हम सब महाजिरों को इस बात पे सोचना चाहिए कि ये कौन से महाजिर हैं जो अपनी शनाख्ती को एक दिन डिनाई कर देते हैं और अगले दिन कहते हैं कि नहीं हम महाजिर हैं। फिर इनमें और उन लोगों में क्या फर्क रह गया कि हालात के तहत अपनी आइडेंटिटी बदलते रहते हैं, जैसे कि इमरान खान जो कि आदि लाश खान है या टेररिस्ट खान समझे जाते हैं, उनमें और आप में क्या फर्क हुआ। जब वो मियांवाली जाते हैं तो कहते हैं कि मैं मियांवाली का हूं, वो केपी के गए तो उन्होंने कहा कि मैं पठान हूं, कराची आए तो वो बेचारे आधे महाजिर हो गए। जब जरूरत समझी तो कराची वाले जिंदा लाशें हो गए। अब जब कराची वाले जिंदा लाशें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमरान खान, टेररिस्ट खान, जानी खान है, ये आधा लाश खान भी हैं, ये आधी जिंदा लाश है। आज से इनको आधी जिंदा लाश कहा जाएगा क्योंकि ये पूरी जिंदा लाश नहीं हो सकते, क्योंकि ये महाजिर जो हैं वो जिंदा लाशें हैं और ये आधे महाजिर हैं। तो मैं ये कहूंगी, और फारूक सत्तार ने जो बात कही है माओ बहनों के लिए, वो इस कदर शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए कि इससे ज्यादा कोई चीज शायद बुरी हो नहीं सकती। वो पता नहीं किस लिए और किस किस्म के, किसके प्रेशर में, कौन सा ये प्रेशर है जो इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो कल वो वहीं से वोट लेने जाने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे कि मुझे महाजिर वोट चाहिए। हमें ये भी कहा जाता है कि अपने आप को महाजिर ना कहो, पाकिस्तानी कहो। भाई हम महाजिर हैं तो हम अपने आप को महाजिर कहेंगे। कोई पंजाबियों से ये पूछता है कि तुम पंजाबी अपने आप को क्यों कहते हो, जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई हम पंजाब में रहते हैं, अब और पंजाब में 5 दरिया बहते हैं, उसकी वजह से पंजाब है। तो भाई अगर आपके 2 दरिया सूख जाएंगे तो क्या आप अपने आप को पंजाबी कहना छोड़ दोगे, अपनी आइडेंटिटी तब्दील कर लोगे? इसी तरह सिंधी, अपने आप को सिंधी क्यों कहते हैं? भाई हम सिंध धरती पे रहते हैं, लेकिन सिंध धरती तो आपकी जो थी, सूबा सिंध जो था 1936 के बाद बना, उससे पहले तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। फिर ये सिंध धरती तो ना हुई, ये तो बॉम्बे धरती हो गई। 1947 में
सिंध की 70% जमीन, जैसे कि अभी जिक्र भी किया गया कि हिंदुओं की मिल्कियत थी और 30% जमीन सिंधियों के पास थी। 70% जमीन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज के तहत महाजरों को मिलनी थी, जो कि हमारा जायज हक है। कल जब इंसाफ होगा, आलमी अदालतें महाजरों को 70% लैंड उनका हक देंगी, तो उसका नाम यकीनन महाजिर खुद तजवीज करेंगे, हमारा कायद उसका नाम रखेगा। तो उस वक्त फिर सिंधी क्या करेंगे? अपने आप को क्या कहलवाएंगे? क्या अपनी आइडेंटिटी छोड़ देंगे? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि महाजिरों की आइडेंटिटी को तस्लीम कर लो। अब मैं आती हूं सेंसस की तरफ। सेंसस ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन के जो मैं बात कर रही थी शुरू में कि हमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, ये जो रिग्ड सेंसस है ये भी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ये महाजिरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो वायलेशन है। ये रिग्ड सेंसस महाजिर राइट्स की वायलेशन है, रियासती साजिश है। ये रियासत साजिश के तहत हमेशा जब भी सेंसस कराती है, जबर के वक्त में कराए जाते हैं, जिस वक्त महाजिरों पर रियासती ऑपरेशन हो रहा होता है, ताकि सही तरीके से मर्दमशुमारी ना हो सके, नंबर्स जो हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए, महाजिरों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिल सके, जो उनका जायज हक है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल रखूंगी कि दुनिया की लीडिंग डेमोक्रेसीज अमेरिका, जहां टैक्सेशन के बगैर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, यानी उस वक्त तक आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होते जब तक आपने टैक्स को फाइल ना किया हो। लेकिन पाकिस्तान दुनिया की एक निराली डेमोक्रेसी है, जहां नवाज शरीफ साहब ना होने के बराबर टैक्स अदा करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं और रिप्रेजेंटेशन इतनी कि सूबाई और कौमी हुकूमत बनाने के हकदार ठहर जाते हैं। यही हाल जरदारी और इमरान खान साहब का भी है कि टैक्स नॉमिनल अदा करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इतनी कि हुकूमत के मजे लेते हैं। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। महाजिर कौम, कराची के लोग, मुल्क का 70% टैक्स अदा करती है, लेकिन उसके बावजूद उसका मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वजीर आजम तो दूर की बात है, वजीर आला भी नहीं बना सकती। 2017 के सेंसस में कराची की आबादी 1.5 करोड़ बताई जा रही है, जबकि नादरा के हिसाब से 21 फरवरी 2014 को 2 करोड़ 14 लाख थी, जो कि सेनेटर ताज हैदर ने, जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी सेनेट हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था नादरा को, और उसके जवाब में नादरा ने ये बताया था कि पाकिस्तान की आबादी यानी कि 21 फरवरी 2014 को 2 करोड़ 14 लाख थी, और अब ये 2014 में ये हमको कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ पे मैं एक ये शो करना चाहूंगी, एक रिपोर्ट जो थी शाया हुई थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, कि उन्होंने बताया कि ये जो उसकी है, जो उन्होंने सेनेटर ने जो अपना लेटर लिखा था, और ये उसकी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट शाया हुई। तकरीबन 1 करोड़ लोग 4 साल में कहाँ चले गए। कराची में जो आखिर महाजिर लोग 1 करोड़ कम हो गए, 4 साल हुए इस बात को, यानी कि 2017 में सेंसस जो था महाजिरों की आबादी 1.5 करोड़ थी, और उसके बाद अब और 21 फरवरी 2014 में 2 करोड़ 14 लाख थी। तो तकरीबन 4 साल में 1 करोड़ कहाँ चले गए? तकरीबन 1 करोड़ लोग बढ़ने के बजाय घट कैसे गए? जबकि 1951 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कराए गए सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 1000% बढ़ चुकी है। तो इसके मुताबिक आज महाजिरों की आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, मगर यहाँ महाजिरों की आबादी
घटाई जा रही है। ये दुनिया का वाहिद अनोखा फॉर्मूला है। 2014 में 2 करोड़ 14 लाख और 2017 में 1 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पे जो है हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इन तमाम चीजों को रखते हुए, डिस्क्रिमिनेशन होते हुए, हमें कोई भी हक नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या करेंगे? हम सूबा भी मांगते हैं तो हमें सूबा भी नहीं दिया जाता, जो कि हमारा एक जायज हक है। तो सिंध सूबे के बारे में मैं यहाँ बात रखना चाहूंगी कि जिस वक्त सिंध सूबा बनाया गया था उस वक्त क्या दलाइल रखे गए थे, सिंध सूबा किन बुनियादों पे सिंधियों को मिला था। सिंध सूबे के क़याम अमल जिस वक्त आया, सिंध में मुसलमान सिंधियों की आबादी 75% और हिंदुओं की आबादी 25% थी। हिंदुओं का हुकूमत की सरकारी मशीनरी में इक्तिसादियात, हेल्थ, तालीम पर कंट्रोल था, जिसकी वजह से सिंधी मुसलमानों को गवर्नमेंट के इदारे, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, सेहत, तिजारत में बमुश्किल 10% हिस्सा दिया जाता था। ये उन नाइंसाफियों को बुनियाद बनाकर 1932 की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मुतालबा, बरतानवी हुकूमत से अलहदगी का मुतालबा किया गया। गो के इससे पेशतर 1928 में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा भी तय पाया था, जो कि हिंदू मुस्लिम पैक्ट कहा जाता है या हिंदू मुस्लिम ठा के नाम से था। इस मुआहदे के तहत सिंध की असेंबली में 45% नुमाइंदगी हिंदुओं और गैर मुस्लिम की, और जबकि 55% नुमाइंदगी सिंधी मुसलमानों की। इसमें यह शर्त रखी गई कि अगर वजीर आला मुसलमान होगा तो वजीर दाखिला और स्पीकर असेंबली हिंदू होगा, और अगर वजीर आला हिंदू होने की सूरत में स्पीकर और वजीर दाखिला मुसलमान होगा। लेकिन मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हो सका, जैसा कि महाजरों के साथ पीपल्स पार्टी IJI नून लीग करती रही है। आज सिंध में महाजरों की सूरत हाल ये है कि नौकरियों में 2% भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा। तालीम, सेहत, माशियात के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सिंध असेंबली में रिग्ड सेंसस के नतीजे में ना इतनी सीट्स दी जाती हैं, ना ही वजीर आला बनने दिया जाता है, ना ही 45% हिंदुओं को जैसे कि दिया गया की तरह असेंबली की काबीना में नुमाइंदगी दी जाती है। तो फिर यहाँ तो 2% लिखा गया है, हमें तो सेंसस करा के हमारा सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ जो अखबार में ऐड दिया जाता है वहां कहा जाता है कि कराची वाले और जो इसके लिए जहमत ना करें, बल्कि लिखा हुआ होता है कि कहाँ के लोग जो हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। ना ही तो फिर महाजिर अपने लिए अलहदा सूबे का मुतालबा क्यों ना करें? हम कहाँ जाएं? हमें आज़ादी चाहिए है, हमें सूबा की जरूरत है। महाजिरों के साथ जो ज्यादती सिंधी कर रहे हैं, जो रियासत पाकिस्तान कर रही है, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ज्यादतियों से कहीं ज्यादा है। हमारे ऊपर कोटा सिस्टम, आपको 10% नौकरी मिली थी, लेकिन कोटा सिस्टम की वजह से हमें तो 10% क्या, 2% क्या, 1% की भी नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए हमारा मुतालबा जो है कि हमें सूबा दिया जाए, जो कि जायज हक है। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि महाजरों के पास जमीन नहीं है, इसलिए वो सूबा नहीं बना सकते। 1947 में सिंध की 70% जमीन हिंदुओं की मिल्कियत थी और 30% जमीन सिंधी मुसलमानों की मिल्कियत। जब हिंदू इंडिया गए और महाजिर पाकिस्तान आए तो इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उसके तहत एक्सचेंज में हिंदुओं को जो महाजिर मुसलमान अपनी जमीन जायदाद इंडिया में छोड़ के आए थे वो उनको मिली। उसी तरह उस एक्सचेंज में महाजिरों को जो पाकिस्तान आए थे हिजरत करके, उनको 70% जमीन मिलनी थी और मिलनी चाहिए, जिस पर सिंधियों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है।
جو کہ ہماری زمین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زمین نہیں ہے. تو ہم عالمی قانون کے تحت جب بھی یونائٹڈ نیشنز نے یہ زمین مہاجروں کو دلوائی اور وہ یونائٹڈ نیشنز اس کی پابند ہے کہ وہ مہاجروں کو یہ 70% زمین ہمیں واپس دلوائے. مہاجر انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے اپنی زمین حاصل کریں گے اور اپنی سندھ کی 70% زمین پر اپنا صوبہ بنائیں گے جو مہاجروں کا قانونی اور آئینی حق ہے. میں یہاں پہ بین الاقوامی اداروں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، یورپین یونین، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اپیل کرتی ہوں کہ مہاجروں کے کیس کو دیکھا جائے، ان کو سنا جائے. مہاجر جینوسائیڈ، ڈسکرمنیشن، ہیومن رائٹس وائلیشن، فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے اور ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے. ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی اس پریس بریفنگ کا ہم اختتام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مہاجروں کو اس قائد میں محترم الطاف حسین کے ساتھ جڑا رکھے، ان کو مضبوط کرے اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قائد محترم کی الطاف حسین بھائی کی ساتھ مل کے اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہوں گی. قائد نے جب جو کچھ کہا وہ پورا ہوا اور انشاءاللہ پورا ہوگا. جیے مہاجر، جیے الطاف حسین.